नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में हाथी और जीप पर सवार होकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे पीएम मोदी इस दौरान सिर पर हैट, आंखों पर काला चश्मा और हाथों में कैमरा थामे हुए नजर आए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उद्यान के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मिहुमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की और फिर उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। तो वहीं जोरहाट में उन्होंने 17,500 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है और इसके बाद ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और भी तेज हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएमए के तहत बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी किया गया। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को हुई बैठक में कई बड़े नाम तय हो गए थे। कांग्रेस ने 8 मार्च को पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर इस पर मुहर भी लगा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस की वही पहली सूची में 39 नाम सामने आए हैं। इस बीच कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका भी लग गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी शनिवार सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी की प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पचौरी केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो कांग्रेस के 4 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार की रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी ग्रुप के अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए थे। अमित शाह के साथ इन नेताओं की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली और इस दौरान अमित शाह ने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ अलग से बातचीत भी की। आपको बता दें कि सीएम शिंदे के निकलने के करीब 20 से 25 मिनट बाद ही अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार वाली एनसीपी को 3 से 4 सीटें मिल सकती है, तो वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ सीटों पर अदला बदली भी की जा सकती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत फिलहाल टाल दी गई है और ऐसे में अब अटकलें भी लगाई जा रही है कि बीजेपी आगामी लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में ओडिशा से बगैर किसी गठबंधन के लड़ेगी। दिल्ली में बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत 2 अहम सीट भुवनेश्वर और पुरी की वजह से नहीं बन पाई है। भुवनेश्वर लौटने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ ओडिशा में सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी द्वारा उम्मीदवार खड़े करने की संभावना का भी संकेत दे दिया है। सामल ने कहा है कि दिल्ली में चर्चा पूरी तरह से आगामी चुनावों की तैयारियों पर ही केंद्रित थी, जिसमें गठबंधन या फिर सीट बंटवारे की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। तो राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के करीबी और राजद नेता सुभाष यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बालू कारोबारी के कई ठिकानों पर ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी की ये कार्रवाई बालू माफिया से जुड़े हुए मामलों में चल रही है और इससे पहले भी सुभाष यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर चुकी थी। साल 2018 के पटना और दिल्ली और धनबाद में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। आपको बता दें कि सुभाष यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड के चतरा से राजद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि लालू यादव के परिवार से सुभाष यादव का कुछ खास ही पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लालू यादव के करीबियों में से एक ही माने जाते हैं। दरअसल सुभाष यादव के खिलाफ पटना के कई पुलिस थाने में केस भी दर्ज हैं। साथ ही 1 दर्जन से अधिक मुकदमे उनके खिलाफ ही दर्ज हैं और इसमें से ज्यादातर मामले अवैध बालू खनन से जुड़े हुए हैं। इससे पहले पटना स्थित राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर चुकी थी।
तो वहीं कोलकाता से आई टीम ने शराब फैक्ट्री की जांच मामले में ये कार्रवाई की थी। साथ ही साथ इस कार्रवाई के तहत ये जानकारी भी सामने आई है कि टैक्स की चोरी भी की गई है। इस बीच अब सुभाष यादव के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। तो लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, इस पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद इन सभी अटकलों को विराम लगा दिया है। दरअसल मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। वो अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अटल है। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने किसी तीसरे मोर्चे और किसी के साथ गठबंधन करने के अटकलों को भी खारिज कर दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मायावती के ऐलान से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है। वहीं कुछ लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि यूपी में तीसरा मोर्चा भी तैयार हो सकता है। हालांकि मायावती के ऐलान के बाद ये सभी अटकलें खारिज हो गई हैं।